लगता है कि एडटेक के अंदर अगर आप एडटेक ऑनलाइन होके फीस ऑफलाइन वाली चार्ज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ है? पता है, अपने आप को आज भी इंटर्न ही मानता हूँ मैं। तो जैसे मैं डेटा साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने कभी लाइफ में किसी को कुछ बेचा नहीं था उससे पहले, एटलीस्ट जॉब में तो नहीं बेचा था। तो पहली बार फोन उठा के किसी स्ट्रेंजर को आपको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको पिच करना पड़ता है। 500 रुपये में हमने वो वीडियो बना दिया जो 15 लाख में देने वाली। तो फिर मैंने ऐसे उठ के पलट के देखा तो पूरा जूता मेरा घिस गया था वहाँ पे, है ना। अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज माय एंड विजन फॉर इंटर्नशाला, मतलब कि इंटर्नशाला इन इंडिया शुड बिकम इंसेपरेबल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न फ्रॉम फाउंडर के फर्स्ट एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम सीखेंगे इंटर्नशाला के फाउंडर सर्वेश अग्रवाल से। और इस एपिसोड का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप विद इंटर्न्स। सर्वेश, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इंटर्न्स, हमें इंटर्न्स क्यों हायर करनी चाहिए? 3 बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहली बात तो उनकी जो, अगर आप ढंग से मेंटर करो तो उनकी सीखने की लगन है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। वो एकदम कच्ची स्लेट है, उन्हें आप जैसे मोल्ड करोगे वो वैसे मोल्ड हो जाएंगे, जैसे आप उनसे काम करवाओगे वो कर लेंगे। और उनमें जो एक्सपीरियंस, जैसे आज एक्सपीरियंस का एक एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये है कि आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे जो एक नोविस करता है, जो शुरुआत में करता है। पर डिसएडवांटेज है कि आपके फिर नोशन भी बन जाते हैं, ये चीज चलेगी, ये चीज नहीं चलेगी, ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। तो लॉट ऑफ टाइम्स इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये नहीं पता होना कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इट्स अ ब्लिस। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटर्न्स को एक्सपीरियंस है नहीं, तो उन्हें कुछ भी आप बोलोगे कि आप यार ये कर सकते हैं क्या, उन्हें हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप को सक्सीड होने थोड़ा इरेशनल होना पड़ता है। अगर किसी स्टार्टअप फाउंडर को इंटर्न्स हायर करना है तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं? तो इंटर्न्स कैसे हायर करनी चाहिए, आंसर बड़ा सिंपल है, इंटर्नशाला से हायर करनी चाहिए। पर इंटर्नशाला में भी इंटर्न्स कैसे हायर करें उसका प्रोसेस है। क्योंकि बहुत से स्टार्टअप मिस्टेक ये करते हैं कि उन्हें लगता है इंटर्न्स हायर करना बड़ा ही ईजी जॉब है और उसको उतना सीरियसली नहीं लेते जितना सीरियसली उन्हें लेना चाहिए। पर आपको ये नहीं सोचना कि आप इंटर्न हायर कर रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप इनिशियल फ्यू टीम मेंबर्स हायर कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप फाउंडेशन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको उतनी सीरियसली लीजिए जितनी सीरियसली आप किसी फुल टाइम या सीनियर मेंबर को हायर करते हुए जो ध्यान रखेंगे, उतना ही एफर्ट आपको इंटर्न हायरिंग में भी देना चाहिए। अब ये शुरुआत होती है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से जो आप इंटर्नशिप में डालते हैं। अगर एक स्टार्टअप के पास ब्रांड नहीं होता, एक स्टार्टअप के पास लेकिन उसकी स्टोरी होती है, उसका विजन होता है, तो उसको आप कितने एक्साइटिंग तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में, उसी से इंटर्न्स एक्साइटेड होंगे कि आपके प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करेंगे। किसी ने अप्लाई कर दिया, अब आपको उनका अच्छे से स्क्रीन करना है, क्योंकि आपको पूरा बिजनेस आपको इंटर्न से बनाना है। तो यू टू मेक श्योर कि आपके पास बेस्ट इंटर्न आए। अगर बेस्ट इंटर्न नहीं आएंगे तो आपका फिर प्रोजेक्ट भी उतना अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाएगा और आउटकम आपका अच्छा नहीं आएगा। तो बेस्ट इंटर्न हायर करने के लिए आपको उनको अच्छे से स्क्रीन करना पड़ेगा। तो मैं तो जब भी इनिशियल इंटर्न हायर करता था, मैं सोचता था कि आई एम हायरिंग ए को फाउंडर। तो को फाउंडर को हायर करने के लिए मैं जितना सोचूंगा, जितने क्वेश्चन पूछूंगा, उतने सवाल पूछता था उनसे। क्योंकि मुझे एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को फाउंडर इंटर्न्स ही थे, तो मेरे अलावा उस बिजनेस पे काम ही सिर्फ इंटर्न्स कर रहे थे। तो उनसे डिटेल में जो भी उनका जॉब रिलेटेड है उससे असाइनमेंट करवाना, असाइनमेंट को इवैल्यूएट करना, उनसे पूरे क्वेश्चन पूछना उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनका मोटिवेशन क्या है इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने पे। तो काफ़ी गहराई में उतर के वो इंटरव्यू मैं करता था और फिर जो फिट हुआ उसको हम ऑफर करते थे इंटर्नशाला में एज एन इंटर्न ज्वाइन करने के लिए। तो स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इंटर्न्स। अगर आप उसको अच्छे से नहीं करेंगे तो यू गेट मीडियोकर क्वालिटी इंटर्न्स एंड दे विल डिलीवर मीडियोकर रिजल्ट्स एंड यू विल नॉट बी हैप्पी विद द प्रोसेस। तो एक तो मुझे था कि हायरिंग आपको काफ़ी सिंसियरली करनी चाहिए। दूसरा है कि हमने हमेशा राइट फ्रॉम डे वन, इवन व्हेन इंटर्नशिप वाज नॉट मेकिंग एनी मनी, आई वाज वेरी क्लियर कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ पेड इंटर्नशिप ऑफर करेंगे विद स्टाइपेंड, अनपेड इंटर्नशिप ऑफर ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे लिए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये वो बड़ी बात नहीं है, पर एक स्टूडेंट के लिए उसकी पहली इनकम है ना। और अपनी पहली इनकम का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप उन्हें थोड़ा स्टाइपेंड दे रहे हो तो लगता है आप उनके काम को वैल्यू कर रहे हैं, उनको वैल्यू कर रहे हैं। तो अपनी जो आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं उसका 10 गुना 20 गुना रिटर्न आपको देंगे। अगर आप उन्हें अनपेड रखेंगे तो फिर उन्हें लगेगा कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, उतना कमिटमेंट नहीं आ पाएगा। आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंटर्न हायरिंग के वक्त कि आप हायरिंग प्रोसेस बड़ा शिद्दत से कंप्लीट करें और एक स्टाइपेंड जरूर ऑफर करें इंटर्न्स को हायरिंग करें। मैंने आपका एक वीडियो देखा था फिजिक्स वाला के को फाउंडर के साथ, जिसमें वो कहते हैं इंटर्न्स जो है वो स्टार्टअप के लाइफलाइन है। हाँ बिल्कुल है। मुझे था कि फिजिक्स वाला आपने एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ के जो CTO है देवेश,
हाँ जी, वो इंटर्न एज एन इंटर्न ज्वाइन किया उन्होंने फिजिक्स वाला को, तो फिजिक्स वाला ने इंटर्नशाला से दिवेश को एज एन इंटर्न हायर किया, एमसीए कर रहे थे। और देखिए 5 साल के अंदर आज फिजिक्स वाला कितनी बड़ी कंपनी है, उसके सीटीओ है, तो सीटीओ ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टेड एज एन इंटर्न एज दैट यूनिकॉर्न, और आज 300 से बड़े लोगों की टीम लीड करते हैं और मिलियंस ऑफ यूजर्स उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उसको वो अकेले हैंडल करते हैं। तो अगर आप ढंग से, जैसे मैंने कहा, अगर आप इंटर्न्स को अच्छे से हायर करें और अच्छे से मेंटरशिप दें, अच्छे से अपॉर्चुनिटीज दें, दे कैन डू वंडर्स। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फाउंडर टू नो। और जो इंटर्न्स हैं मतलब उनके लिए भी है कि इसमें ग्रोथ है, जैसे कि दिवेश जी मतलब पहले एज अ इंटर्न आए थे, आप सीटीओ बन चुके हैं। हाँ। ऐसे भी मतलब इस कंपनी में भी इंटर्नशाला में जो हमारे पहले इंटर्न थे शादाब आलम, वो 2 दिसंबर 2012 में उन्होंने ज्वाइन किया और आज भी हमारे साथ हैं, 11 इयर्स। जो हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग पूरा प्लेटफॉर्म है, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसको हेड करते हैं। तो इंटर्न से हेड ऑफ द प्लेटफॉर्म तक की जर्नी हमारे यहाँ भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। उन्नति जो हमारी सोशल मीडिया मैनेजर है, सीनियर सोशल मीडिया मैनेजर है, जिन्होंने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने भी इंटर्नशिप में एज एन इंटर्न शुरू किया, और पहले कंटेंट राइटर इंटर्न थे, फिर वो सोशल मीडिया में आए, वहाँ पे मैनेजर बने, आज सीनियर मैनेजर, पूरा सोशल मीडिया फंक्शन है वो उन्नति लीड करते हैं। तो बहुत से एग्जांपल्स है जहाँ पे आप एज एन इंटर्न शुरू करते हैं, आपको वहाँ पे ग्रोथ मिलती है और आपको वहाँ मज़ा आता है, और आपको लगता है कि जो आप मिशन के साथ अलाइनमेंट है, कि आपका जो काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ में, तो काफ़ी लोग उसमें ग्रो करते हैं। तो आई थिंक बहुत ही इस फिजिक्स वाला इंटर्नशिप अकेले एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ पे पूरा स्टार्टअप इंटर्न से बिल्ड हुआ है, जहाँ पे इंटर्न्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। तो आज ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि नॉट जस्ट इंटर्नशिप बट सेवरल स्टार्टअप्स आर बीइंग बिल्ट and have been built with interns. फिजिक्स वाला एंड इंटर्नशाला विद इंटर्न्स ग्रो हुए, कौन से और स्टार्टअप्स है जो विद इंटर्न्स ग्रो हुए? हाँ, तो 2 एग्जांपल मेरे दिमाग में, तो फिजिक्स वाला हमने डिस्कस किया जी बिल्कुल, कि वो यूनिकॉर्न है, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है जो मैं आपको दे सकता हूँ। एक स्टार्टअप है कंफर्म टिकट। अगर आप देखो, पहले जब रेलवे में आईआरसीटी से बुकिंग कराते थे, तो ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो कंफर्म, हमारा जो वेट लिस्ट में टिकट है वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप है कंफर्म टिकट। तो वो स्टार्टअप भी 50 मेंबर्स टीम थी जब मैंने लास्ट उनसे बात की थी, एंड वो पूरा इंटर्न्स के थ्रू बिल्ड हुआ है। एक्सपेंड माई बिजनेस एक काफ़ी फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, जिन्होंने भी दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ा इवेंट भी किया था। तो उन्होंने भी जब उनकी टीम से मिला तो सारे ही एज एन इंटर्न शुरू किया था उन्होंने, वो भी इंटर्नशिप से हायर किए हुए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इंटर्नशिप इकोसिस्टम में हम हर हफ्ते हर महीने देखते हैं, जहाँ पे कंपनीज हैव बीन बिल्ट विद इंटर्न्स। जैसे कि मैंने भी एक बार मतलब एक बार एक फाउंडर है चाय सुट्टा बार के फाउंडर, तो वो भी कहते हैं कि उनका जो हायरिंग प्रोसेस है वो भी यही है कि पहले वो इंटर्न्स हायर करते हैं, फिर उसके बाद उनको एज अ टीम मेंबर करते हैं। करेक्ट, हाँ। और आपने अंकुर पारिक के बारे में बात करी थी, तो अंकुर पारिक इज सो बिग ऑन इंटर्न्स। वो अपने जो नया अभी करंट वेंचर है बारिक क्रू जो कहते हैं, तो वो तो काफी हद तक इंटर्न से ही बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एग्जांपल्स ऑफ इंटर्न्स बिल्डिंग कंपनीज एंड फाउंडर्स बिल्डिंग कंपनीज इंटर्न्स प्लेंटी है। पर आई थिंक वही फाउंडर सक्सीड होते हैं इंटर्न्स को कंपनी बनाने में, जो इंटर्न्स और इंटर्नशिप को सीरियसली लेते हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं। उतनी इंपॉर्टेंस कि आप फुल टाइम टीम में काम करा रहे हैं, कि जब उस तरह की ओनरशिप आप इंटर्न्स को देंगे, उससे जवाबदारी उन्हें देंगे, तभी वो रिजल्ट ला पाएंगे। अगर आप उन्हें एज एन इंटर्न ट्रीट करेंगे कि सिर्फ ऑपरेशन काम करा लिया या सिर्फ उनको बैकएंड वाला काम दे दिया, तो फिर वो आउटकम आपको नहीं मिलता। तो आपको आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे इंटर्नशिप कंपनी बिल्ड करनी है। आपके पास उतना समय होना चाहिए कि आप उनको ग्रूम कर सकें, मेंटरशिप दे सकें। इंटर्न्स के पास थोड़ी एक्सपीरियंस है कि कोई चीज़ कैसे होती है, उन्हें सिखाना पड़ता है। आपको तो टाइम और पेशेंस होना चाहिए कि आप उन्हें सिखा पाए। अगर आप ये दोनों चीज़ सही कर रहे हैं कि आप अच्छे से हायर कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आई थिंक वेरी मच पॉसिबल। 3 स्किल्स जो हर एक एस्पायरिंग फाउंडर को करनी चाहिए। तो वो 3 इंटर्नशिप जो किसी भी स्टूडेंट को जो बाद में स्टार्टअप करना चाहता है करनी चाहिए। तो मेरा मानना है सबसे पहले एक सेल्स इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फाउंडर आप किसी बैकग्राउंड से हो, आपको लाइफ में सेल्स करनी ही करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं डेटा साइंस बैकग्राउंड से था, मैंने कभी लाइफ में किसी को कुछ बेचा नहीं था उससे पहले, एटलीस्ट जॉब में तो नहीं बेचा था। तो पहली बार फोन उठा के किसी स्ट्रेंजर को आपको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको पिच करना पड़ता है, उसका रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आपको चिल्ला भी दे। तो बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट पीस है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने सेल्स इंटर्नशिप कर ली, अच्छे से कर ली, तो आपका वो हिच जो होता है, जो झिझक होती है, वो आपकी निकल गई है।
कि फाउंडर को तो लाइफ लॉन्ग सेल ही करना है। कभी आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, कभी अपना आप आइडिया पोटेंशियल टीम मेंबर को बेच रहे हैं, इन्वेस्टर्स को भी बेच रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट, या मीडिया को बता रहे हैं। तो लाइफ लॉन्ग एक फाउंडर का काम सेल्समैन वाला ही है। तो आप बेच क्या रहे हैं और किसको बेच रहे हैं वो चेंज होता रहता है, पर सेल्स स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर। तो अगर आप लाइफ में लेटर कभी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मेरे सेल्स इंटर्नशिप आपको जरूर करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा मेरा ये मानना है कि कस्टमर सर्विस इंटर्नशिप आपको जरूर करनी चाहिए। कि कस्टमर सर्विस इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए तो कस्टमर के साथ जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आपको रियल फीडबैक मिलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, आपके प्रोडक्ट को कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और कैसे सॉल्व करनी है। वो जितना आप कस्टमर से बात करेंगे उतना ही आपको फीडबैक मिलेगा, उसी से आप सीखोगे। और एट द एंड ऑफ द एवरी बिजनेस एग्जिस्ट टू सर्व इट्स कस्टमर्स। तो आपने कस्टमर सर्विस इंटर्नशिप करी है तो आपको उस बिजनेस की काफ़ी डीप नॉलेज भी बिल्ड होती है, और अपने कस्टमर्स को आप फ्यूचर में कैसे खुश रखना चाहोगे, कैसे रखना चाहोगे, उसका भी आपको आइडिया लगता है। तो सेल्स हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। तीसरा, अगर आप थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये आजकल हर बिजनेस में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का एलिमेंट है ना, तो आपको कभी ना कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ, डिजाइनर के साथ काम करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट, ये टेक्निकल बैकग्राउंड है, आपने कभी काम किया उस फील्ड के अंदर, किसी आपने छोटा फीचर वेबसाइट बिल्ड किया है या एक लैंडिंग पेज आपने डिज़ाइन किया है, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए आखिर में जब अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ काम करना। जैसे मेरा कोई, मैं सिविल इंजीनियरिंग, मैंने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, पर सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज मेरे इंटर्नशिप जर्नी में इतना काम नहीं आया होगा, पर 5th ईयर में, फाइनल ईयर में मैंने प्रोग्रामिंग, मैटलैब प्रोग्रामिंग सीखी अपना सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो वहाँ पे जो प्रोग्रामिंग सीखी वो मेरे यहाँ पे बहुत काम आई कि जब मैं यहाँ पे इंटर्नशिप में टेक्नोलॉजी टीम के साथ बात करता हूँ तो जो वेरिएबल्स, फंक्शन, जो कॉन्सेप्ट में समझाते हैं तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। मैं थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग और प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आप इंटर्नशिप कर पाते हैं तो मेरी तरफ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको लेटर स्टार्टअप जर्नी के अंदर। एंड फाइनली डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन है, तो SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग, all these things, how do you incorporate them in your business would be very essential. So if you can get a chance to do a digital marketing internship, you should do the digital marketing internship also. These are the 4 skills बोल लीजिए, इंटर्नशिप बोल लीजिए, जो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट या एज अ फ्रेशर अगर आपको बाद में स्टार्टअप करना है। सेल्स, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, एंड 4th इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, मैं जब स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग सीखा था तो मैंने इंटर्नशाला, एक वो है लर्निंग्स, मैंने वहाँ से सीखा था। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से हमारा, हाँ, तो मुझे पहले सीखा था, उससे पहले मैं अदर कोचिंग गया तो वहाँ पे बहुत मतलब हाई डिमांड था वहाँ पे, मतलब उनका प्राइस था बहुत हाई था। जब मैं इस पे गया तो वहाँ पे मतलब 500 रुपये 600 रुपये उस टाइम में याद नहीं ढंग से, तो ये था मतलब। हाँ, वो तो क्योंकि हमारा ऑडियंस ही ऐसा ना, हम तो ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स के केटर करते हैं। अब कॉलेज स्टूडेंट्स ऑलवेज बजट कंस्ट्रेंट, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि एडटेक के अंदर अगर आप एडटेक ऑनलाइन होके फीस ऑफलाइन वाली चार्ज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ है? टेक्नोलॉजी इज मेंट टू मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाखों बच्चों को ना पढ़ा पाए so that your cost becomes nominal for everybody, तो टेक्नोलॉजी का रोल ही क्या है? मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे लेगेसी बनाना है इंटर्नशाला को, तो इसका आपका क्या मतलब, कहाँ तक ले जाना है उसका, आपका फ्यूचर क्या है इंटर्नशाला का? हाँ, देखिए, पहली बात तो लेगेसी क्यों बनाना चाहता हूँ, उसका सबसे छोटी सी कहानी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ रीडर्स के, आपके व्यूअर्स के साथ। कि जब कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर बैठा था, और बीच में हम बैठे थे और लोग बीच पे चल रहे थे, तो उनके फुटप्रिंट्स बीच पे बन रहे थे। फिर वेव्स आती हैं और वो फुटप्रिंट्स को प्लेन साफ कर दी जाती हैं। तो मैंने या मेरे फ्रेंड ने कैजुअली कमेंट किया कि हमारी कहानी भी इस दुनिया में इन फुटप्रिंट्स जैसी है कि हम जब तक हैं तब तक दिख रहे हैं, फिर कोई जानेगा भी नहीं यहाँ पे इतने लोग चले थे इस बीच के ऊपर। तो हम ऐसा क्या क्रिएट करेंगे हमारे फुटप्रिंट्स हमारे जाने के बाद भी रह जाएं? तो एक क्वेश्चन था जो दिमाग में रह गया। कॉलेज का फाइनली बड़ा फिलोसफिकल ईयर होता है, तो उसी से इंटर्नशिप का कहीं ना कहीं आइडिया का जर्मिनेशन भी है कि हाउ डू आई क्रिएट समथिंग विच विल लास्ट बियॉन्ड मी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है, इंस्पिरेशन रहा है मेरे स्टार्टअप करने के पीछे। एंड आई थिंक अगर आप देखें जो भी ऑर्गेनाइजेशन विच आर बिल्ट टू लास्ट, राइट, वहाँ पे ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किए थे, कोर कॉम्पिटेंसी जो बिजनेस की है और कैसे आप उसको कंटिन्यूसली
एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म शुरू किया, फिर उसके बाद हमने उसमें स्किलिंग ऐड कर दी, फिर फ्रेशर जॉब्स आ गए, तो कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज न्यू in your area of work and adapting to that, I think is very essential for the building a long lasting organization. And second is culture piece. I think कि कहीं मैंने पढ़ा था कि culture eats strategy for breakfast. तो business strategies change होती रहती हैं समय के साथ, राइट? पर कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन वो बन गया। अब टाटा है, नाम से ट्रस्ट वो करता है 100 years। अब चाहे टाटा कार बना रहा हो, चाहे टाटा 1mg सोल्यूशन मेडिसिन डोर डिलीवरी कर रहा हो या नमक हो, पर वो जो ट्रस्ट जुड़ गया उस ब्रांड के साथ वो हर जगह ट्रांसलेट होता है। तो यही बात कल्चर के साथ है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कल्चर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ हाई ट्रस्ट हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट, तो नो मैटर व्हाट यू बिल्ड, है ना, चांसेस सक्सेस आर वेरी हाई। तो मुझे तो ये अगर लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत जरूरी है। कंटिन्यूसली आप इवेल्यूएट करते रहें कि मार्केट में नया क्या आ रहा है, उस हिसाब से इवॉल्व करते रहें। जैसे भी एआई का बहुत बात चल रही है, तो इंटर्न शाला एआई से कैसे इम्पैक्ट होगी और उसको हम कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं, ये सोचना एक फाउंडर की, सीईओ की कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मार्केट तो चेंज होता रहेगा। तो अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो कंटिन्यूसली कीपिंग ए टैब ऑन व्हाट इज चेंजिंग इन द मार्केट एंड हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, हाउ डू यू evolve around accordingly is very important. And building a brand or building a culture which evokes trust in your audience, I think is ये दो चीजें बहुत जरूरी है for building a long lasting legacy organization. और इंटर्नशाला तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इंटर्नशाला should become a very integral part of India's destiny. कि जो आज इंडिया की जो वर्कफोर्स है, हम बोलते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमारे यूथ है, राइट? अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इंटर्नशाला के थ्रू हर यूथ को अपना पैशन डिस्कवर करने का चांस मिले और वो अपने फील्ड में एक्सेल कर पाएँ, तो ऑटोमेटिकली एज अ कंट्री हम अलग लेवल पे पहुंच पाएंगे। हर जो स्टूडेंट में कॉलेज से निकल रहा है वो एक तो उस फील्ड में जा रहा है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है और वो उन स्किल्स के साथ जा रहा है जो उस इंडस्ट्री में चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो उसका आउटपुट होगा, वो जो क्रिएट करेगा, वो कुछ बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग चीज़ क्रिएट करेगा। ऑटोमेटिकली उससे हमारे कंट्री की प्रोग्रेस में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि इंटर्नशाला की डेस्टिनी इंडिया की डेस्टिनी के साथ काफ़ी एंटवाइंड है। अगर इंटर्नशाला जैसे से ग्रो करेगा, इंडिया वैसे से ग्रो करेगा, और इंडिया जैसे से ग्रो करेगा, इंटर्नशाला वैसे से ग्रो करेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट इज माय एंड विजन फॉर इंटर्नशाला, तो मुझे लगता है कि इंटर्नशाला एंड इंडिया शुड बिकम inseparable. You cannot imagine India without इंटर्नशाला and you cannot imagine इंटर्नशाला without India. हमारे कुछ ऑडियंस क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है आयुष का, हाउ डिड यू मेक मनी थ्रू इंटर्नशाला एज इट इज हार्ड टू टेक मनी फ्रॉम स्टूडेंट एंड कंपनीज? देखिए, स्टूडेंट से पढ़ाना सच में मुश्किल है ना? कंपनी तो फ्री दे देती हैं, पर आई थिंक जैसा कि मैंने बताया कि हमने इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में पहले बात करी थी, तो मेरा ही अंडरस्टैंडिंग ये रही है कि कंपनीज आर हैप्पी टू पे फॉर हायरिंग एंड स्टूडेंट्स आर हैप्पी टू पे फॉर लर्निंग। तो इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमने स्टूडेंट्स के लिए, पर कंपनीज अगर वो इंटर्नशिप लिस्ट करती हैं बियॉन्ड सर्टेन फ्री लिस्टिंग्स दे हैव टू पे फॉर लिस्टिंग। कंपनीज एक्चुअली हायरिंग बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री में, तो कंपनीज डोंट माइंड पेइंग फॉर हायरिंग। इनफैक्ट यू लुक एट लिंक्डइन, नौकरी, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हैं वो सिर्फ हायरिंग सोल्यूशन के अराउंड ही बने हुए हैं। तो ये आयुष का ये सोचना कि कंपनीज पे नहीं करती हैं ये सही नहीं है। कंपनीज आर विलिंग टू पे एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड गुड वैल्यू टू देम। सिमिलरली स्टूडेंट्स के केस में भी हाँ ये सच है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है जो अफोर्डेबल आप बना सकते हैं तो दे आर विलिंग टू पे। आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंटर्नशाला से किया है एंड आपने देखा है कि वो काफी अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी कोर्स है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी ना, कि आप कम चार्ज कीजिए क्योंकि आपका टीजी स्टूडेंट्स हैं एंड मेक इट अफोर्डेबल फॉर देम। बट स्टूडेंट्स का पावर है कि बहुत ज़्यादा नंबर में स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो आप एक जो कोर्स है वो 500 रुपये चार्ज के 1 लाख बच्चों को बेचिए या 50 रुपये चार्ज के 10 बच्चों को बेचिए, बात तो एक ही है। पर आप अगर 500 रुपये रखेंगे, 1000 रुपये रखेंगे, टू रीच मोर ऑडियंस। दूसरा क्वेश्चन है अभिमान की तरफ से कि जो स्टार्ट करना वो इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि जो कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो हार्ड ही लगती है। मेरे लिए सेल्स हार्ड था, और आई रिमेंबर कि हम एक इवेंट कर रहे थे इंटर्न सैटरडे, 2013 की बात है, और उसके लिए मैं स्पॉन्सरशिप इकट्ठा कर रहा था। तो उसके लिए मुझे दिन भर दिल्ली में कंपनीज के और
गवर्नमेंट ऑफिस से चक्कर लगाने पड़ते थे। तो हम ऑल इंडिया रेडियो के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे और उनका ऑफिस था 6th फ्लोर पे, और अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट खराब थी। तो हर दिन मैं घर से निकल के गुड़गांव से मेट्रो लेके ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचता हूँ, फिर 6 स्टोरी क्लाइंब कर ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे ऑफिसर हैं, उनसे मिलता हूँ, नीचे आता हूँ। ऐसा 1 महीने लगातार चला, मतलब हर हफ्ते 2-3 बार जाना होता था। तो एक दिन मैं गया ऊपर और मीटिंग करके नीचे उतर रहा था, तो मैं अचानक रियलाइज किया कि यार मेरे पैर पे ना सडनली माई सोल इज टचिंग द ग्राउंड। मैंने जूते पहन रखे हैं पर अब मुझे सोल मेरा ग्राउंड टच कर रहा है और वो हील पे मेरे जमीन टच हो रही है। तो फिर मैंने ऐसे उठ के पलट के देखा तो पूरा जूता मेरा घिस गया था वहां पे, है ना, इतना घिस गया था वो चक्कर लगाते लगाते कि वो मेरा जो हील है वो अब ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो मैं चुपचाप पहने पहने घर पे आ गया, और घर पे आके मैं तुरंत वाइफ को खोले दिखाया, तो यार आज हालत ही हो गई मेरी, यार इतने मेरे जूते घिस गए मेरे। जो वाइफ ने कहा कि एक्चुअली लोग ये बोलते हैं ना कि जूते पर इतने घिसो कि अब सक्सेस में, अब ये प्रूव हो गया कि हाँ तुमने बहुत मेहनत कर ली है, अब तुम्हारा मेहनत का रिजल्ट आना श्योर शॉट है। तो अब तो बहुत प्रूफ है, तुमने इतनी मेहनत की है कि मेरे जूते घिस गए हैं। और मिलता एक एग्जाम्पल था जहाँ पे मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिवली हमने लिया कि हाँ यार अब इतनी मेहनत कर ली है तो ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। और आते वहाँ पे वो कन्विक्शन आ गया कि हाँ अगर कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है कि 6 फुट ऊपर चढ़ रहा है, हर हफ्ते उतर रहा है, तो जूते सच में घिस गए हैं, तो भगवान को कहीं ना साथ देना पड़ेगा ना, कैसे कैसे फील करेगा उस इंसान को। तो आई थिंक वो एक तो हाँ स्टार्ट हार्ड है एंड इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क आल्सो। आई थिंक एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि अगर आप उसको करते रहेंगे, यू शुड कीप एट इट and have the conviction and determination in your heart, so things will work out for you. थैंक यू सर्वेश फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द सीरीज। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि इसको स्टार्ट करूंगा, बट वही है कि जो स्टार्ट होता है वो हार्ड ही, मतलब लगता है कि हार्ड है, पर एक बार हम एक्शन ले लेते तो फिर इजी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।